जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यूएशन करने के लिए मैं 29 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित होता है। तो आज हम लोग चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जैसे डेली मैथ प्रैक्टिस करते हैं उसी तरीके से मैथ प्रैक्टिस से शुरुआत करेंगे और उसके बाद से हम लोग फुल रिजर्व बैंकिंग बनाम फ्रैक्शनल रिजर्व, ये क्या है, ये टर्म्स क्यों अभी चर्चे में है, मैं इसको काफी अच्छे से और बेसिक तरीके से इसको समझाऊंगा आपको। क्योंकि इकोनॉमी का जो पोर्शन होता है हमारे प्रीलिम्स के लिए, ये ऐसे नए नए टर्म्स को ही मेन वहां से क्वेश्चन बनता है और काफी इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है, इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। उसके बाद से हम लोग 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता इसको देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध भी देखेंगे कि संबंध जो भारत के साथ किस तरीके का संबंध है। उसके बाद से हम लोग साइबर अपराध देखेंगे और साथ ही साथ देखिए इसमें एक मेंस का क्वेश्चन भी है। आप लोगों ने बहुत लोग कमेंट किए थे कि मेंस का क्वेश्चन भी बताइए, मैं उसको भी बता रहा हूँ, कल भी बताया था। लेकिन देखिए आप लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, हिचकना नहीं है, ठीक है। कोशिश करना है, धीरे धीरे अच्छा होगा, धीरे धीरे सब बेहतर होता है, एक ही बार में बेहतर नहीं होता है। तो आपको घबराना नहीं है, मतलब जितना लिख सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप आंसर देख करके लिखिए, ठीक है। कॉपी खोल लीजिए, नेट से सर्च कर लीजिए, उसको जितना बेहतर हो सकता है उसको पहले लिखिए एक दो बार, फिर बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। फिर धीरे धीरे करके आप उसमें आप मतलब एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको शुरुआत करना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग अपने लेवल पे उसको शुरुआत कीजिए और उसको मैं आज भी एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लिखेंगे और टेलीग्राम में अभी जुड़ जाएंगे। मेरा ये लिंक मैं दे करके रखा हूँ, जितने वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में, या फिर केलो आईएएस एकेडमी जाकर के टेलीग्राम में सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जाकर के आप जब भी आंसर राइटिंग करेंगे, वहां पे जाकर के एक फोटो खींच करके अपना आंसर का वहां भेजेंगे और वहां अगर और कोई भी भेजा हो तो उसको आप लोग रिव्यू भी करेंगे, ठीक है। और इस साथ ही साथ मैं अभी आज के डेट में मैं उसमें कुछ आंसर शीट भी भेजा हूं, जो टॉपर्स लोग हैं, जो लोग अभी एग्जाम निकाल लिए हैं, उनका आंसर शीट भी मैं उसमें डाला हुआ हूं। आप जाकर के पहले एक बार रिव्यू कीजिए, जाकर के देखिए और समझिए कि किस तरीके से आंसर लिखते हैं और कोशिश कीजिए कि आप भी उस तरीके से अपना आंसर को बेहतर कर सकें, ठीक है। तो जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। और प्लस ये वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट ये आया हुआ है यूनेस्को के द्वारा, तो हम लोग इसको भी देखेंगे, समझेंगे। सारी चीजें यहाँ पे जितना भी है इम्पोर्टेंट है, हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए आज हम लोग जो मैप प्रैक्टिस करना है उसके अंतर्गत हम लोग आज बाल्टिक सी के बारे में हम लोग मैप में देखने वाले हैं, बाल्टिक सी को, ठीक है। तो इसको पहले एक बार बड़े मैप में देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए हम लोग को। देखिए यहाँ पे आप देखते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड लेवल का आप देख रहे हैं, जो मैप है, इसमें हमारा प्यारा भारत यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना मैप में, दिख रहा होगा, हाँ चलिए दिख रहा है। तो अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये पूरा इधर का ये पूरा अगर क्षेत्र आप यहाँ से ऐसा लेते हैं, लगभग मैं ज्यादा नहीं कर सकता, मतलब परफेक्टली नहीं कर सकता, ये पूरा एशिया का क्षेत्र है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखे थे कि ये कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, फिर मेडिटेरियन सी है, हम लोग सारी चीजों को देखे थे। तो जैसे यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को आता है यहाँ पे यूरोपीय क्षेत्र, ये पूरा यूरोपीय देश है, ठीक है। तो मेडिटेरियन सी के जस्ट उत्तरी क्षेत्र में जाएंगे, यानी कि नॉर्थ साइड में देखते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये है बाल्टिक सी, ये पूरा बाल्टिक सी का रीजन है, ठीक है। बाल्टिक सी दिख रहा होगा ना आपको, दिख रहा है ना, ठीक है। तो वो जो क्षेत्र है वो है बाल्टिक सी। तो हम लोग जैसे ये सब चीजें देख रहे हैं ना, तो उसी में आपको यहाँ पे जो बाल्टिक सी है इसको भी देखना है, क्योंकि यहाँ से भी जितने देश है उसको हम लोग समझ के रखना है, समझना है, जरूरी है वो चीज। जैसे हम लोग इधर मेडिटेरियन सी के बारे में पढ़े थे, वैसे हम लोग अब इसको भी पढ़ेंगे। इससे जुड़े हुए देश को हम लोग फटाफट देखते हैं, उसके बाद से हम लोग अपने मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैप में समझ में आ गया कि देखिए ये रूस है, ठीक है। और रूस के ही जस्ट आप देखते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पे फिनलैंड दिख रहा है, फिनलैंड और स्वीडन से ज्यादातर ये पूरा
आप सॉरी ये यहाँ पे देखेंगे पोलैंड, ये बड़ा यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है ना इस मैप में, लेकिन यहाँ से बीच बीच में देखते हैं कि कुछ गल्फ वगैरह भी रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हम लोग इसको बड़े लेवल पे आप देखते हैं, तब ज्यादा अच्छे से मैं बता पाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए आते हैं अब अपना इस लेवल। हाँ देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे हम लोग का ये बाल्टिक सी है, ठीक है, तो हम लोग को सबसे मेन चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग देखें कि कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। साधारण तरीके से, नॉर्मल तरीके से यहाँ से जो प्रश्न जो आते हैं वो लगभग बस यही आते हैं कि कौन कौन से देश ये बाल्टिक सी से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से ही प्रश्न बनने का ज्यादातर अभी तक हम लोग जो देखे हैं वो इसी तरीके से बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि बाल्टिक सी को अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं ये पश्चिमी क्षेत्र में, बाल्टिक सी का इधर पश्चिमी क्षेत्र में देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक देश दिखेगा डेनमार्क। ठीक है, तो ये जो डेनमार्क है वो बाल्टिक सी के पश्चिमी क्षेत्र में है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। फिर आप देखते हैं कि बाल्टिक सी के अगर उत्तरी क्षेत्र में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको स्वीडन दिखेगा, स्वीडन के बाद से यहाँ पे आपको फिनलैंड दिखेगा, फिनलैंड के बाद से आपको यहाँ पे ये एस्टोनिया दिखेगा और रसिया भी है। ठीक है, रसिया भी जो है इसके बॉर्डर लाइन को टच करता है। यहाँ पे देखिए रसिया का एक छोटा सा द्वीप, यहाँ भी एक क्षेत्र है उसी का है, तो हम लोग रसिया को भी इसमें लेते हैं। ठीक है, तो रसिया भी बाल्टिक सी से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद से ये एस्टोनिया, फिर लातविया, फिर लुथियानिया, ठीक है, लिथुआनिया, ठीक है, याद रखिएगा उसको। उसके बाद से पोलैंड और फिर जर्मनी। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको देखते हैं थोड़ा सा, मतलब एक तरीके से क्या करते हैं कि ऐसे डायरेक्शन में बांट देते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा ज्यादा क्लियर हो। हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से और इतना ही मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि पूर्वी क्षेत्र में देखते हैं कि यहाँ पे 3 देश है पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि बाल्टिक सी के पूर्वी क्षेत्र में ये 3 देश हैं। ठीक है, ये देखिए हम लोग को मेजरमेंट नहीं करना है, मेजरमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता है कि ये पूर्व में है कि नहीं है, थोड़ा सा डायमेंशन इधर उधर हो रहा है, वो सब नहीं देखना, हम लोग को याद करने की दृष्टि से देखना है। अगर हम अपने माइंड में इस तरीके से सोचेंगे कि अच्छा बाल्टिक सी के पूर्वी क्षेत्र में 3 देश था, कौन सा था, तो जल्दी याद होता है। तो एस्टोनिया, फिर रसिया, फिर यहाँ पे लातविया। ठीक है, तो ये हो गया 3 पूर्वी क्षेत्र में। अगर हम लोग दक्षिणी क्षेत्र में देखें, बाल्टिक सी के दक्षिणी क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपको लिथुआनिया दिख जाएगा, उसके बाद से रसिया दिख जाएगा, उसके बाद से पोलैंड दिख जाएगा, उसके बाद से जर्मनी दिख जाएगा। सॉरी, ये रसिया तो मैं बोल चुका उधर। यहाँ पे हम लोग को दिखेगा लिथुआनिया और उसके बाद से पोलैंड, फिर जर्मनी। इधर भी 3 देश दक्षिणी क्षेत्र में। फिर हम लोग अगर पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो केवल एक डेनमार्क। फिर उत्तरी क्षेत्र में देखें तो हम लोग को 2 यहाँ पे ले लेंगे, एक तो स्वीडन और एक तो ये फिनलैंड। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग को यहाँ पे याद रहेगा। ठीक है, बस इतना देखते हैं। और देखिए अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गल्फ ऑफ ये बोथनिया है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि गल्फ ऑफ फिनलैंड है। ठीक है, और इधर गल्फ ऑफ यहाँ पे डेनिस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बस इतना बहुत है। हम लोग को इतना अगर देखते हैं, देश हम सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फुल रिजर्व बैंकिंग और फ्रैक्शनल रिजर्व। ठीक है, तो ये जो फुल रिजर्व बैंकिंग और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग ये क्या है, तो ये अभी करंट में इसलिए चर्चे में है क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, उन सबको हम लोगों को कुछ नहीं जाना, हम लोग केवल वर्ड जो है ये अभी जो एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लोग इस पे विचार कर रहे हैं, एक तरीके का एक व्यवस्था है। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट जो है ना, इन ये 2 जो वर्ड है इस पे विचार कर रहे हैं कि हम लोग को इसको बैंकिंग सेक्टर में इसको लेकर के आया जाए कि नहीं लेकर के आया जाए। मैं इसको समझाऊंगा, एकदम एक एक चीज एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम आसान चीज है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है अभी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो लोग लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं और दोनों में एक मतभेद भी कभी हो रहा है, मतलब दोनों का एक अलग अलग तर्क भी है वहां पे। ठीक है, तो इसलिए अभी ये लगातार इसलिए चर्चे में है। इतना समझ में आ गया, अब हम लोग इसको समझेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसको हम लोग समझेंगे ना तो ये एक वर्ड में आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, बारिश भी लगातार हो रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा आवाज में गड़बड़ी हो, तो भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है,
तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का जो ये बैंकिंग सिस्टम है, ये जो बैंकिंग का जो सिस्टम है, ये बैंकिंग सिस्टम हमारे बैंक जो है ये कैसे चलता है, सबसे पहले एक क्वेश्चन ये होता है यहाँ पे। तो ये बैंक तभी चलता है जब हम लोग इन इन बैंकों को आकर के इसमें पैसा जमा करते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी लोग हैं जो बैंक के मतलब कस्टमर जो हैं, ठीक है, व्यक्ति जो है वो क्या करता है, वो बैंक में जाता है और वहां पे जाकर के अपना पैसा जमा करता है। फिर बैंक क्या करता है, बैंक उस पैसे को यूज करके किसी दूसरे कस्टमर को, कंपनी को लोन देता है, इन्वेस्ट करता है और फिर वहां से वो प्रॉफिट कमाता है। फिर वो कुछ पैसा उसमें से अपना रखता है, कुछ पैसा उसी कस्टमर को भी दे देता है, प्लस कस्टमर के पैसे का मैनेजमेंट, उसको सारा सुविधा देना, जो बैंक के कर्मचारी, हर चीज का जो जो यहाँ पे मैनेजमेंट है, वो ये जब जब बैंक जो कमाया हमारे पैसे को दूसरे जगह इन्वेस्ट करके, लोन दे करके जो कमाया, उसी से फिर वो सारा मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो बैंक का जो सिंपल, जो हम लोग साधारण भाषा में जो काम बोले, वो काम ये है। ठीक है, अब बैंक के दो कस्टमर होते हैं। ठीक है, समझिएगा, कस्टमर यहाँ पे दो कस्टमर होते हैं बैंक के। हम लोग अपने भाषा में अपने हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक वे कस्टमर होते हैं जो इसको आकर के पैसा जमा करते हैं, इसमें पैसा देते हैं। ठीक है, तो ये लोग, एक जो है पैसा जो जमा करता है। ठीक है, दूसरा कस्टमर वो होता है जो कि बैंक से लोन लेता है। तो इसके दो कस्टमर हुए बैंक के, एक लोन लेने वाला, एक पैसा जमा करने वाला। ये दोनों कस्टमर बैंक के हैं। ठीक है, इसी के बेस पे ये पूरा काम करता है बैंक। हम लोग को इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं मांग जमा पर, डिमांड डिपॉजिट। छोटा छोटा वर्ड है, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे, और मेरे को इसको समझाना जरूरी है। इसको समझाने के लिए पहले आपको इसको समझाना जरूरी है। एकदम क्लियर हो जाएगा, बस आप ध्यान से समझते रहिए आगे चल करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये मांग जमा है, यानी कि डिमांड डिपॉजिट है। एकदम एकदम साधारण भाषा में मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे ही हम लोग के पास हर कोई ये काम करता है, मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट वाला काम। हमारे पास भी 1000 रुपये होता है, सेविंग करना है इसको, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में जाकर के इसको जमा कर देते हैं। बहुत सारे लोग जब देखे होंगे, आप बैंक जाते हैं, कुछ भी पैसा 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1,00,000, जिसके पास जितना हो, अगर वो चाहता है कि जमा करे तो वो क्या करता है, जाता है बैंक में, अपना पैसा को जमा कर देता है। कुछ समय के बाद उसको जरूरत पड़ता है, वो फिर जाता है, पैसा अपना बैंक जाता है और अपने पैसे को निकाल करके ले करके आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है मांग जमा का क्या मतलब है, यहाँ पे इस मीनिंग को पहले समझना जरूरी है, तभी मैं ये जो बातें हैं वो सब इसी के ऊपर डिपेंड है। तो मांग जमा, मांग कभी भी आप मतलब इससे पैसा मांग सकते हो। ठीक है, इस बैंक से पैसा मांग सकते हो, आपका पैसा है, तो मांगने के लिए आप जमा किए हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, वो मांगने वाला नहीं कि दोस्त यार से जो पैसा दिए उसको मांग ही रहे हो, आप कभी मिला ही नहीं, तो वो वाला बैंक नहीं है। ये बैंक आपके पैसे को एक तरीके से सुरक्षित रखता है, और जब आप चाहो तब आपको ये दे देता है। ठीक है, तो अब ये हम लोग हर कोई नॉर्मली यूज करते हैं, सब कोई करते हैं, आप लोगों को पता है। तो इसको कहते हैं हम लोग मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट। देखिए, इकोनॉमी में हिंदी अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश आपको याद होना चाहिए। इंग्लिश का जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप इंग्लिश में देखिए यहाँ पे कैसे, डिमांड डिपॉजिट। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम लोग इसको समझ गए अच्छे से। ठीक है, मांग जमा क्या होता है, एकदम साधारण जो हम लोग काम करते हैं, इसमें दो चीज है, दो वर्ड है। मैं अगर आपको ऐसे समझाता हूँ, जब मैं ऐसे करके आपको समझाता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दिया हूँ, है ना। तो देखिए, पहला पॉइंट, मांग जमा के अंतर्गत हम लोगों के पास कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हम लोग अपने पैसे की जाकर के बैंक में जमा करते हैं, जब चाहते हैं तब निकाल लेते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई हमारे पास पर्ची, पूछताछ, कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी से कोई भी मतलब हमारे को पहले एक तरीके से क्या बोलते हैं कि किसी से पूछना पड़ेगा, इस तरीके कोई बात नहीं है। हम लोग अपना पैसा गए, निकाल के ले लिए। देखिए, एक होता है फिक्स डिपॉजिट, आगे मैं जस्ट इसके बाद पढ़ाऊंगा, वो अलग है ना, वो अलग है, उसको छोड़ दीजिए, अभी मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ।
मैं मांग जमा को पढ़ा रहा हूँ, डिमांड डिपॉजिट को पढ़ा रहा हूँ। ये पहला कंडीशन है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि ये जो हम लोग मांग डिपॉजिट, ये जो वर्ड है ना, इसका जो हम लोग यूज करते हैं, लगातार पैसा जाते हैं और जमा करते हैं, फिर निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना, इससे मार्केट में तरलता बना रहता है। तरलता एक हाई लेवल पे रहता है। जो तरलता है ना, वो एकदम अपने आप में मैनेज चलते रहता है। जैसे कि मैं गया, पैसा जमा कर दिया 100 रुपये, कोई गया फिर पैसा वहां से बैंक से अपना 100 रुपये निकाल लिया, 1000 रुपये निकाल लिया, तो एक तरफ से गया, दूसरे तरफ से फिर मार्केट में आ गया। तो इस तरीके से क्या है, मार्केट का तरलता बना रहता है। ये दूसरे नंबर पे समझना है मांग जमा के बारे में, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि इससे ना बैंक को थोड़ा सा लाभ कम होता है। बैंक इससे ज्यादा कमा नहीं पाता है। अब मैं गया, इसको 1000 रुपये, चाहे 10,000, चाहे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितना भी इसको मैं देता हूँ पैसा, बैंक में जाकर के मैं जमा किया। अगले दिन आया उठ करके, मतलब 11 बजे, तो 11 बजे आने के बाद से फिर क्या किया, जितना पैसा कल जमा किया था उतना पैसा बैंक से लेकर चला गया। बैंक सोच रहा था बैठ करके कि आज इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ किसको लोन दिया जाए, और मैं गया उस पैसे को लेकर के आ गया। तो इससे क्या हो गया, बैंक को मतलब उस तरीके से फायदा नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये कंडीशन हुआ, तो इससे क्या हो गया, बैंक को लाभ कम हुआ। चौथा पॉइंट में आप देखते हैं कि अगर बैंक को ही लाभ नहीं हुआ, तो इस मांग जमा, ये इस चीज से हम लोगों को प्रॉफिट भी कम होगा। जैसे कि हम लोग पैसा जमा करते हैं तो हम लोग को कुछ ब्याज मिलता है ना, कुछ बैंक ब्याज देते हैं ना। तो अगर हम लोग मांग जमा के कंडीशन में पैसे को जमा करते हैं, मतलब मांग जमा के कंडीशन में यह है कि हम लोग जब चाहे तब पैसा निकाल लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इस कंडीशन में, अगर हम लोग यहाँ पे जमा करते हैं पैसे को, तो इसमें क्या हुआ कि बैंक को तो लाभ हुआ ही नहीं, तो वो हम लोग को भी कम लाभ देता है। यानी कि चौथा कॉन्सेप्ट है कि मांग जमा के अंतर्गत बैंक जो है वो ब्याज दर कम देती है, ब्याज कम देती है या तो नहीं देती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो मांग जमा के लिए हम लोग को याद रखना, समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखा है पढ़ लेते हैं। बात वही है जो मैं समझा दिया हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि बैंक खाते में रखी हुई जो धन राशि है वो किसी भी प्रकार का, किसी नियंत्रण के बिना, किसी भी समय हम लोग निकाल लेते हैं, वो मांग जमा है। और इसी को हम लोग चालू खाता भी कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये रोजमर्रा में लेन देन और भुगतान के लिए उच्च तरलता भी प्रदान करता है। मतलब ये क्या, एक नॉर्मल अनुकूलन बना करके रखता है मार्केट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ग्राहक आते हैं लगातार अपना मांग करते हैं, धनराशि निकालते हैं, जमा करते हैं, चलता रहता है मैनेजमेंट। तीसरा कि यहाँ पे ये जो चौथा, यहाँ पे जो है बैंक इन खातों पर बहुत कम ब्याज देता है या तो नहीं देता। मैं बताइए क्यों ऐसा है। तो सारा कंडीशन आप समझ गए इसका, ठीक है। अब इसी का दूसरा भाई आता है, समझो, जो आता है फिक्स डिपॉजिट, FD। आपने FD करवाया है, इस तरीके का जो बोलते हैं लोग, वही चीज यहाँ पे अब आएगा, उसको हम लोग समझते हैं वो क्या है। तो देखिए लगभग हर कोई जानता है फिक्स डिपॉजिट, बहुत लोग किए भी होंगे, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और बोलने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो मैं अभी आपको ये पढ़ाया, क्या पढ़ाया, मांग जमा, हाँ मांग जमा पढ़ाया, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो जो मैं डिमांड डिपॉजिट पढ़ा है, जस्ट इसको उल्टा कर लो आप। बस इसमें क्या होता है कि फिक्स डिपॉजिट में अगर आप बोले कि मेरे को 5 साल के लिए पैसा जमा करना है, तो भाई आप 5 साल के लिए जमा रखोगे। बैंक के पास जब आ जाओगे अगले दिन उठ करके कि मेरे को पैसा दो, तो बैंक वाला बोलेगा 5 साल बाद ही दूंगा, अभी नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन एक कंडीशन होता है कि आप बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से बैंक पे धरना दे दोगे, तो मतलब एक कंडीशन होता है बैंक का कि आप ज्यादा परेशान हो तो आपको बैंक से कुछ ऐसा नियम है बैंक का, उस हिसाब से कुछ पेनल्टी दे करके आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग उस अपवाद को नहीं पढ़ रहे, हम लोग उसको नहीं समझना है। हम लोग को ये समझना है कि फिक्स मतलब फिक्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग को चलना है। तो हम लोग अगर 1 साल के लिए अगर यहाँ पे पैसे को जमा रखें, तो हम लोग 1 साल बाद ही पैसा निकालेंगे, बैंक तभी हम लोग को पैसा देगा। तो ये दूसरा कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, ठीक है। जबकि हम लोग डिमांड डिपॉजिट में देख रहे हैं कि
कल के डेट में भी हम लोग गए, 4 दिन बाद गए, 1 साल बाद गए, 1 महीने बाद गए, कभी भी हम लोग पैसे को निकाल लिए। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट ये होगा कि हम लोग पैसे को कभी भी नहीं निकाल सकते, एक समय सीमा होता है, एक टाइम होता है इसमें, उस टाइम पर ही हम लोग उस पैसे को निकाल सकते हैं। दूसरा कंडीशन, कहीं ना कहीं ये जो है बाजार में तरलता को नियंत्रित करता है, या फिर हम लोग इसको बोलें कि तरलता को कम करता है। क्यों? आप पैसे को जाकर कैसे जमा कर दिए, उसको निकाले ही नहीं, तो मार्केट में तो नहीं गया ना, दूसरे तरीके से जाएगा। हम लोग दूसरे तरीकों को नहीं सोच रहे हैं, हम लोग केवल फिक्स डिपॉजिट के इस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इस व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा कंडीशन, इसमें बैंक को प्रॉफिट अधिक होता है, क्योंकि आप बोल दिए, अभी गए आप उसको 10 लाख रुपए दे दिए, बैंक में जमा कर दिए, बैंक वाला और बोले कि भाई मैं इसको 5 साल बाद लेने आऊंगा, आप रखे रहो। तो बैंक वाला बहुत खुश हो जाएगा, बोलेगा 5 साल मेरे पास समय है, इस पैसे का कहाँ कहाँ कितना ज्यादा हो सकता है, मैं इससे जितना कमा सकता हूँ कमा लेता हूँ, मेरे पास 5 साल का समय है। तो उसी हिसाब से वो लोगों को लोन देगा, लोगों को हर जगह पे, बिजनेस में हर जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आपके पैसे को जितना चाहता है उतना ज्यादा वो क्या करेगा, उसका मतलब एक, मैं शायद कल ही आपको बताया था ना एक वर्ड, कि उसमें मतलब जितना चाहेगा उतना ज्यादा उसका यूज कर सकता है, वो करेगा उतना ज्यादा, है ना, जितना ज्यादा उसको प्रॉफिट कमा सकता है कमाएगा। तो यहाँ पे वही है, संसाधन, शायद याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, ठीक है, संसाधन दक्षता, हाँ ये वर्ड था। तो कुछ ऐसे ही है। इसके बाद जो पैसा उसको जितना ज्यादा चाहेगा, जितना ज्यादा उससे इनकम कमा सके। क्लियर है, समझ में आ गया इतना चीज। अब हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट को भी हम लोग क्लियर, 2 वर्ड हम लोग समझ गए। देखिए ये जो है ना, इसको मैं एक लाइन में ऐसे बोलूंगा और आप समझ जाएंगे, तो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट ये हम लोग को समझना जरूरी था, तो हम लोग इसको समझ गए। अब हम लोग धीरे से उस पर भी आएंगे, लेकिन एक वर्ड और है। तो सबसे पहले हम लोग अभी इसी को देख रहे हैं, तो इसको हम लोग ये जो लिखा हुआ है कुछ, इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, निश्चित अवधि के लिए बैंक खाते में ये मतलब यहाँ पे जमा करके रखा जाता है। ठीक है, तो इसको अवधि या कार्यकाल जमा भी हम लोग कह लेते हैं। ठीक है, और इसमें से क्या है कि जब तक समय आपका समय नहीं आएगा तब तक आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, और पैसे को ये लॉक करने के बदले में यहाँ पे बैंक क्या करता है, खाता धारक को मांग जमा की तुलना में अधिक ब्याज भी पुरस्कृत करता है। बिल्कुल, अब बैंक खुश है भाई, 5 साल तक का आपके पैसे से कितना कमा लिया, आपको थोड़ा सा परसेंट में अगर वो ब्याज दे देगा, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट कर देगा, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये पुरस्कृत करता है आपको खुशी से, कि मतलब समझ गए आप। चलिए आगे। हालांकि यहाँ पे परिपक्वता तिथि से पहले धनराशि निकालने पर आमतौर पर यहाँ पे जुर्माना लगता है। तो मैं आपको जो बताया, अगर अर्जेंट हो गया, कोई इमरजेंसी आ गया, तो उस जगह पे क्या करेंगे, फिर वहां पे फिर आप अगले दिन, जब बैंक यहाँ पे बैठ करके प्लानिंग कर रहा था कि कैसे करूं, इसका पैसे कहाँ का इन्वेस्टमेंट करूं, तब तक आप पहुंच गए कि नहीं भाई पैसा चाहिए मेरे को, फिक्स डिपॉजिट को तोड़ दिए, तोड़ना उसी को बोलते हैं। तो फिर वो अपना जितना भी आपके लिए रिसोर्स लगा है, जो खर्चा लगा उसको लेगा, बाकी आपको दे देगा फिर। ठीक है, एक वर्ड और आता है बैंकिंग अपना सेक्टर में, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो ये वर्ड है, इंग्लिश में है, हिंदी आपको मैं नहीं बता पा रहा हूँ, हिंदी में आप देख लेना, ध्यान नहीं दे पाया मैं। बाकी इकोनॉमी में मैं ज़्यादातर इंग्लिश को ज़्यादा थोड़ा सा फोकस रखता हूँ, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो, मतलब एक एक वर्ड हम लोग बार बार इसका यूज करते हैं और हमारे को क्लियर हो रहा है, एक एक वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके के का मतलब नगद आरक्षित अनुपात टाइप से जो वर्ड आता है इसमें, उसको आप अगर हिंदी में बोल दिए, अगर उसी को आप इंग्लिश में बोले कैश रिजर्व रेशियो, तो थोड़ा सा अलग आप वो हो भी गया है कि वो इकोनॉमी का जो टर्म है ना, ज्यादातर इंग्लिश में ही यूज होता है, तो हम लोग को ये आसान लगने लगा। बस बात इतना ही है और कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। अब ये जो वर्ड है, ये वर्ड है RBI के थ्रू। सबसे पहले तो RBI क्या है, एक आसान भाषा में RBI इन सब का बॉस है, जितने भी बैंक है
उन सबका बॉस है, वो क्या करता है, मैनेजमेंट करता है जितने भी बैंक हैं। जो अनुसूचित बैंक है, अब उस पे नहीं जाएंगे कि वो क्या है, मतलब केवल आरबीआई के अंदर में, यानी कि ये क्या है, सरकार का बैंक है, ठीक है। आरबीआई जो है वो पूरा मैनेजमेंट करता है। तो उस ये क्या होता है कि हमारे देश में जितने भी इससे संबंधित अनुसूचित जो जातियां हैं, जो रजिस्टर्ड हैं कि भाई इसके अनुसार मैनेज होंगे, उन सबको ये जो आरबीआई है वो मैनेज करता है, ठीक है। तो जो आरबीआई है ना, आरबीआई ही ये कैश रिजर्व रेशियो, इसी का एक टूल है। इस टूल से वो बैंक का मैनेजमेंट करता है, मार्केट को भी ये मैनेजमेंट करता है, ठीक है। मार्केट को भी ये कंट्रोल करता है इससे। तो हम लोग कैश रिजर्व रेशियो को पहले समझते हैं एकदम आसान भाषा में। मैं गया बैंक के पास गया, मेरे पास 1000 रुपया था, 100 रुपया बोलने सोच रहा था, लेकिन 100 रुपया ज्यादा कम जैसा लग रहा है ना। तो देखिए बहुत ज्यादा बादल भी गरज रहा है, शायद आवाज आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं अभी गया 1000 रुपया लेकर के बैंक के पास जब मैं 1000 रुपये ये जमा किया ना, तो पहले आरबीआई यहाँ पे आया। जब मैं इसको पैसा दे दिया बैंक को, फिर आरबीआई आया। आरबीआई इसको बोला बैंक को कि भाई कल के डेट में फिर से कहीं पैसा लेने आ गया तो कैसे करोगे। बैंक भी सोचा सही बात है, ऐसा कल के डेट में लेने आ जाएगा, तो मैं इस पैसे को ऐसा कुछ करता हूँ कि हो सकता है कि एक अनुमान भी होता है ना, कि जरूरी नहीं है मैं 1000 रुपये दिए तो 1000 रुपये ही निकाल लूंगा, पूरा ही निकाल लूंगा, 500 निकालूंगा, 100 रुपये निकालूंगा। अर्जेंट अगर ऐसा स्थिति आया तो मैं हो सकता है कि पूरा पैसा निकाल लूँ, लेकिन और भी तो लोग हैं जो पैसा दे रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि आरबीआई इससे कहता है कि एक काम कर ले, कल के डेट में अगर फिर से ये पैसा लेने आएगा तो इसको भी पैसा देना है, और प्लस अपना जो बिजनेस है, यानी कि जो लोन है, कस्टमर को लोन देना है, इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी काम करना है, नहीं तो फिर बैंक बंद हो जाएगा। तब बैंक को समझ में आता है ठीक है। फिर आरबीआई कहता है कि एक काम कर, 1000 रुपये में से 100 रुपये या फिर 50 रुपये या फिर 10-20 जो भी है अपने अनुपात में, परसेंटेज में, मतलब आरबीआई कहता है कि मेरे को जितना भी कस्टमर आएंगे उन सबका 10% उनके पैसे का दे देना मेरे को। तो फिर क्या करता है बैंक, जितने भी कस्टमर आते हैं, जैसे मैं अभी आया तो मैं यहाँ से लेकर के ये 10% इसको दे देगा। तो इसको अगर यहाँ पे 10% 100 रुपये इसको दे दिया, तो ये जो 100 रुपये है ना, यही 100 रुपये को हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये जो है ये बैंक के पास जमा नहीं रहेगा, ये आरबीआई के पास जमा रहेगा, ठीक है। तो ये इसलिए जमा रहेगा क्योंकि जब बैंक को आपातकालीन स्थिति आया, बैंक के पास देखिए क्या क्या कंडीशन आता है, यही जो मैं आपको समझाऊंगा ना वही आपको आगे यहाँ पे काम आएगा। यहाँ पे आपको तब ये अगर जैसे जैसे ये सब को मैं प्लान करके लाता हूँ, ठीक है, कि पहले क्या चीज क्लियर करूंगा, फिर क्या क्लियर करूंगा, फिर क्या क्लियर करूंगा, अचानक से आप पता चलता है कि आप अपने गोल पे आ गए हैं और अच्छे से समझ गए हैं। तो मेरा यही कंडीशन होता है, बस इसलिए आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा सा बस ध्यान दे करके आराम से समझते रहिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैश रिजर्व रेशियो है, ये जो है आरबीआई इसको ऐसे ये सिस्टम में इसलिए लेकर के आया है क्योंकि बैंक के पास दो प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो पहला ये कि जितने लोग कस्टमर आए हैं बैंक में पैसा जमा करने के लिए, हो सकता है ये लोग कुछ दिन बाद या कल ही जा करके निकाल लें एक साथ, तो हाँ। फिर ऐसा कंडीशन भी आता है कि बैंक बंद है, फिर भी लोग अगले मतलब जा करके एटीएम से, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, बहुत सारी चीजों से पैसा निकाल लिए। वैसा स्थिति में कैसे मैनेज करेंगे, तो उसको मैनेज करने के लिए प्लस आपातकालीन की स्थिति में, है ना, ऐसे बहुत सारे और भी कंडीशन होते हैं। तो उन कंडीशंस में कैसे मैनेज कर पाएगा बैंक, उन कंडीशन में बैंक आगे आता है, आरबीआई मतलब आगे आता है, और यही इन सबको जो इनका जिस तरीके से जो सिस्टम है, मैनेजमेंट है, उस हिसाब से फिर से इनको पैसा देता है और फिर बैंक उस हिसाब से चलता है, मैनेज होता है, ठीक है। और भी अलग अलग कंडीशन है, मैं तो अभी नॉर्मल साधारण बातें यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको। तो बैंक जो आरबीआई है इसीलिए इसको पैसे को रखवाता है। दूसरा, आरबीआई यहाँ पे क्या करता है, मतलब मार्केट को भी कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा, अब जैसे कि मैं यहाँ पे जब पैसा लेकर के आया था 1000 रुपये, तो उस समय आरबीआई बोला कि मेरे को 10% दे देना। अब आरबीआई बोले कि नहीं, जितना भी जो लोग पैसे लेके आएंगे सबका मेरे को 20% दे देना। तो अब 20% देगा मतलब ये 200 रुपये देगा। ये बैंक के पास कितना बचा, बैंक के पास अब केवल बचा 800 रुपये।
ये 800 रुपये किसी को लोन देगा, सॉरी 800 रुपये अब ये किसी को लोन दे करके उससे कमाएगा पैसा। इससे पहले क्या कंडीशन था कि इस बैंक के पास 900 रुपये था, तो 900 रुपये में ज्यादा प्रॉफिट कमाता, 800 रुपये में कम प्रॉफिट कमाएगा, है ना। यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 100 रुपया मार्केट में कम जाएगा, क्योंकि जो बैंक है वो बैंक किसी आदमी को ही तो पैसा देगा, लोन देगा। वो लोन लेकर के क्या करेगा, वो अपना कुछ ना कुछ जो भी उसको काम करना वो काम करेगा। मतलब काम कैसे करेगा, मार्केट में जा करके उसको खर्चा करेगा, फिर उससे वो अपना उसका काम होगा। तो वो पैसा मार्केट में चला गया ना, मार्केट का फिर सर्कुलेशन बना रहा, लेकिन मार्केट से 100 रुपये कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो आरबीआई के कैश रिजर्व रेशियो में चला गया, वो जमा हो गया वहां पे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बैंक मतलब जो आरबीआई है ये क्या हुआ, मार्केट से तरलता को कम किया। ठीक है, तो कम करने का भी टूल है, यानी कि मुद्रास्फीति वाला जो स्थिति हम लोग देखते हैं तो इसमें ये काम करता है, ये वाला कैश रिजर्व रेशियो। तो इससे हम लोग क्या सीखे कि कैश रिजर्व रेशियो जो है वो आरबीआई के द्वारा पैसे तरलता को मैनेजमेंट करने का भी एक तरीका है उसका। ठीक है, बैंकों को मैनेजमेंट करने का भी एक तरीका है। इतना हम लोग समझ गए, ठीक है ना। 3 चीज हम लोग समझ गए, एक है कि जमा, क्या जमा, मांग जमा, हाँ मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे, दूसरा हम लोग देखे सावधिक जमा एफडी, फिक्स डिपॉजिट। तीसरा हम लोग देखे CRR कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस कॉन्सेप्ट में, ये फुल रिजर्व बैंकिंग बनाम यानी कि वर्सेस और फ्रैक्शनल रिजर्व। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे फ्रैक्शनल रिजर्व। देखिए फ्रैक्शनल रिजर्व जो है ना, फ्रैक्शनल रिजर्व जो है ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको जितना चीज अभी समझाया, जो हम लोग पूरे व्यवहारिक दैनिक जीवन में जिस टाइप से यूज कर रहे हैं, हम लोग पढ़े डिमांड डिपॉजिट। तो ये जैसे अभी मार्केट वर्तमान में जैसा बैंक इस पे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे आप पैसा जा रहे हैं जा करके निकाल ले रहे हैं, सेम ऐसी कंडीशन हो रहा है। फिक्स डिपॉजिट में जो नियम है वही नियम रहेगा, कैश रिजर्व रेशियो जो जैसा रहेगा सब नियम ऐसे ही रहेगा। तो ये जो है ना, ये फ्रैक्शनल रिजर्व जो सिस्टम है ये सेम यही सिस्टम को बोल रहा है कि ऐसे ही रहे। चेंजेस है फुल रिजर्व बैंकिंग में, ये फुल रिजर्व का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी में चेंज है। इसमें क्या चेंज है यहीं पे समझाता हूँ, पढ़ लेंगे बाद में समझ जाओगे बस। तो ये है, ये जो डिमांड डिपॉजिट है ना, इस डिमांड डिपॉजिट में बदलाव करने के बाद से बस यहीं पे बदलाव हो रहा है, तब जाकर के ये फुल रिजर्व बैंकिंग के अंतर्गत कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्या चेंजेस हो रहा है इसमें, डिमांड डिपॉजिट जो है ना, उसमें ये चेंजेस हो रहा है कि ये जो फुल रिजर्व बैंकिंग कॉन्सेप्ट वाले जो तर्क वाले इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि भाई जो कस्टमर लगातार पैसा आ रहा है, जमा कर रहा है, फिर निकाल ले रहा है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं ना डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा। तो वो क्या करता है, पैसा जमा करता है बैंक में, फिर अगले दिन आता है पैसा निकाल लेता है, ये प्रक्रिया चलते रहता है। तो इसको चलने दो, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बैंक को बता रहा है कि बैंक को यहाँ पे क्या करना है, बैंक को ये जो डिमांड डिपॉजिट है ना, इसका किसी भी तरीके से 1 रुपया भी नहीं, पूरा 100% जो है इसका पैसा जो है, जो कस्टमर जो पैसा दे करके आ रहा है, उसको आपको पूरे के पूरा सेफ रखना है, उसको किसी को भी लोन वगैरह देना ही नहीं है। बस इतना ही चेंजेस है। जो फुल रिजर्व जो बैंकिंग है, जो ये सिस्टम है, ये व्यवस्था है, ये इकोनॉमिस्ट जो है इस तर्क वाले, वो लोग कह रहे हैं कि बैंक वालों को डिमांड डिपॉजिट जो है, जो कस्टमर रोजमर्रा में जो पैसा जमा करते हैं निकालते रहते हैं, ये वाले सिस्टम में ये वाला जो जितना इस बैंक मतलब इस डब्बे में जो पैसा आएगा उसको किसी को नहीं देना है। जो डिमांड डिपॉजिट में जो पैसा कस्टमर देंगे या निकालेंगे, इसको बस ऐसे ही रखे रहना है ये कस्टमर लोगों के लिए। इसका यूज करके प्रॉफिट नहीं कमाना है, मतलब इसको ना ही इस पैसे को ना ही निवेश करना है, ना ही आपको किसी को लोन देना है। अब मैं CRR पढ़ाया, तो CRR का क्या मतलब हुआ,
देखिए जो यहाँ पे मैं बताया ना, सेम ये इसी में लागू हो गया समझो। क्योंकि जब कस्टमर 100 रुपये लेकर के आ रहा था या 1000 रुपये लेकर के आ रहा था, तो ये CRR के अंतर्गत हम लोग क्या करते, उसका 10% रख ले रहे थे या 20% रख ले रहे थे। लेकिन ये सोच वाले लोग बोल रहे हैं कि अब आपको पूरा 100% उसका जमा रखना है। डिमांड डिपॉजिट से जितने पैसे आएंगे सबको आपको पूरा जमा रखना है। क्लियर हो गया? बस इतना ही कॉन्सेप्ट। अगर वो चीज नहीं समझाता तो आपको ये नहीं समझ में आता। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, इतना ही है बस। जो फ्रैक्शनल रिजर्व है ये हम लोग दिनचर्या में जो चल रहा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला जा रहा है। चेंजेस यहाँ पे आया है कि अब इकोनॉमिस्ट कुछ इस तरीके का बात कर रहे हैं। इसके पीछे का तर्क क्या है इनका? देखिए दोनों लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं और दोनों में अभी विवाद चल रहा है। तो इसके पीछे का तर्क देखिए क्या है। हम लोग ये फुल रिजर्व बैंकिंग, ये लोग क्या तर्क दे रहे हैं? ये लोग तर्क दे रहे हैं कि जो डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है, इससे बैंक क्या करते हैं कि किसी को लोन दे देते हैं, चाहे निवेश कर देते हैं। आगे चल करके स्थिति ऐसा होता है कि कहीं हो सकता है कि अचानक से आपातकालीन स्थिति आए और लोग सब आ गए पैसा निकालने, बैंक को वहां पे प्रॉब्लम होने लग जाता है। ठीक है, बैंक को यहाँ पे कुछ ज्यादा मतलब एक तरीके से रिस्क रहता है। ठीक है, कि पता नहीं कब फिर बैंक ऐसा स्थिति में आएगा तो फिर तो प्रॉब्लम होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कस्टमर को वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कंडीशन है, बैंक बंद रहता है फिर भी लोग अपना पैसा निकाल ही रहे, लगातार ट्रांजेक्शन कर ही रहे। तो ऐसा कुछ कुछ स्थिति में, ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट यही है, इनको यही बोल रहे हैं कि ऐसे ये सब जो स्थिति होगा इसमें कहीं बैंक ऐसा ना हो कि वो बैंक का पूरा मतलब एक तरीके से वहां पे फिर बैंक नीलाम हो जाए, बंद हो जाए, या तो वो व्यवस्था उस तरीके से चला ना पाए। तो इसीलिए जो फुल रिजर्व बैंकिंग वाले जो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि आप इस पैसे को 100% जमा रखो। इस पैसे को कहीं दो ही मत, किसी को इन्वेस्ट मत करो, लोन मत दो। फिर आपके पास ऐसा कोई भी समस्या नहीं आएगा। कस्टमर आएंगे, ठीक है ले जाओ पैसा, आपके पास रखा हुआ है। ये इकोनॉमिस्ट लोग इतना भी बोल रहे हैं कि डिमांड डिपॉजिट में अभी बैंक हम लोग को ब्याज दे देता है, हल्का फुल्का, चाहे नहीं देता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे से तो पैसा नहीं ले रहा है ना। लेकिन ये वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं ये लोग बोल रहे हैं कि भले ही आप पैसा ले लो इन लोगों से, लेकिन आप इसका इन्वेस्टमेंट मत करो। ऐसे भी बोल रहे हैं लोग कि आप पैसा भले ही ले लो कस्टमर से, कि भाई आपका पैसा को, डिमांड डिपॉजिट वाला जो पैसा है उसको हम लोग रखें, इसका कोई यूज नहीं करते हम लोग, केवल आपकी सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं पकड़ के, आप जब चाहो ले जाना। तो इसलिए अब हम लोग को इससे पैसा भी चाहिए, ऐसा ये लोग बोलना चाह रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। और वही वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई, नॉर्मल मैनेजमेंट, तरलता मैनेजमेंट तो होता ही रहता है। हम लोग प्लस हमारे को कोई दिक्कत होता है तो RBI भी सामने आता है और वो भी हम लोग को हेल्प कर देता है, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही ये दोनों इकोनॉमिस्ट में यही सब विवाद चल रहा है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा ये जो लिखा हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है थोड़ा देख लेते हैं। बाकी जो मैं आपको बता दिया हूँ बस वही सब चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। फिर भी ये थोड़ा पुस्तक वाला बात है तो इसको हम लोग पढ़ना जरूरी है। देखते हैं पहले फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग ये क्या है। तो ये क्रेडिट और जोखिम के आसपास ये रहता है इसकी स्थिति। चलिए पढ़ते हैं। बैंकों को उनकी रिजर्व में रखी नकदी से अधिक धन उधार देने की अनुमति ये दे देता है फ्रैक्शनल रिजर्व। ये वाला फ्रैक्शनल रिजर्व दे देता है। यह प्रणाली उधार देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मनी पर बहुत अधिक निर्भर होता है। अभी के समय में देख भी रहे हैं, यदि कई जमाकर्ता एक साथ नकदी मांग करते हैं तो बैंक बंद होना या संभावित जोखिम का मतलब एक तरीके से ऐसा आसार रहता है कि हो सकता है ऐसा जोखिम आ जाए फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के अंतर्गत। तो अब आगे देखिए, बैंक बंद होने से कई जमाकर्ताओं के द्वारा एक साथ नकदी की मांग करने या का संभावित जोखिम होता है इसमें। हालांकि केंद्रीय बैंक तत्काल संकट को टालने के लिए आपातकालीन नकदी प्रदान भी कर देता है। जो जो चीज मैं आपको बताया वही बातें हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लाइन करके आपको समझाता हूँ तो इससे अच्छे समझ में आ जाएगा। मेरे को भी अच्छा लगता है कि मैं अच्छे से ये क्या है, हर चीज लास्ट होने के बाद से ये एकदम टू द पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन,
पहला कंडीशन में आप देखेंगे कि जो जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग है, ये इसको क्या करता है, ये जितने भी जो नगद जो पैसा है उनको ये लोन भी दे रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, सब काम कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन, इस तरीके का ये जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग है, इसके अंतर्गत इसको जोखिम ज्यादा होता है, थोड़ा सा जोखिम में रहता है ये, क्योंकि कभी भी लोग पैसा आकर के निकाल सकते हैं निकालने के लिए स्थिति में, लेकिन ये तो पैसा किसी को लोन दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए इसको जोखिम रहता है। ठीक है। तीसरा कंडीशन, अगर ऐसा जोखिम होता है तो सामान्य रूप से ये लगातार चलन में ही है कि आरबीआई उसको संभाल लेता है। तो ये क्लियर हुआ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का। अब हम लोग देखते हैं फुल रिजर्व बैंकिंग। फुल रिजर्व बैंकिंग जो है ना, एकदम जस्ट क्लियर हो गया, उसके उल्टा मैं तो वहीं पे आपको दोनों समझा दिया हूँ। फुल रिजर्व बैंकिंग, इसको भी बस पढ़ देते हैं, हम लोग तो समझ में आ गया है कि इसमें क्या होता है, पढ़ूंगा और अच्छे से हो जाए क्लियर। बैंकों को ग्राहकों से प्राप्त मांग जमा को उधार देने से सख्ती से प्रतिबंधित करता है। मैं आपको जो बताया, ये फुल रिजर्व बैंक वाले जो इकोनॉमिस्ट जो भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनको ध्यान में रखना। यहाँ पे कोई आदमी दिख रहा है ऐसा सोचो, ये लोग बोलते हैं कि आपको मांग जमा वाला पैसा किसको देना ही नहीं, उधार किसी भी चीज में उसको यूज ही नहीं करना है, मतलब उससे कोई पैसा कमाना ही नहीं है बैंक को, जिससे प्रतिबंधित जोखिम कम होगा। वही कम हो जाएगा भाई, कि जो पैसा ही नहीं दोगे तो कम ही होगा ना, कहीं इन्वेस्ट नहीं करोगे तो। केवल संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए इन जमाओं का 100% जो है हमेशा अपने कक्ष में जमा रखना है। उसको केवल और केवल अपने जो भी वो कक्ष है, यानी कि तिजोरी है, तिजोरी में ऐसे जमा रखना है। ठीक है, रोज आरती दिखाना है। ठीक है, मतलब मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। बैंक इस सेवा के लिए शुल्क लेकर के जमाकर्ताओं के पैसे को सुरक्षित और संरक्षित रखने का रूप से भी कार्य कर सकता है। मैं आपको जो नहीं बताया कि उस पैसे को जमा करने के लिए बैंक हम लोग से पैसा ले सकता है, लेकिन वो ऐसा फॉलो करे, ये बंदे लोग बोल रहे हैं। ठीक है, आगे। बैंक केवल सावधिक जमा फिक्स डिपॉजिट के रूप में प्राप्त उधार उसी को वो केवल दे सकता है। मैं आपको जो फिक्स डिपॉजिट पढ़ाया, दो पढ़ाया, डिमांड डिपॉजिट, दूसरा फिक्स डिपॉजिट। तो ये जो फिक्स डिपॉजिट में जितने भी पैसे आएंगे ना, उसको आप लोग उधार दो, इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो, ऐसे बोल रहे हैं। इसको छूना नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं लोग। तो CRR यहाँ पे आया। CRR का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इसी में सब जमा रहेगा, सब 100% जमा रखोगे आप। चलो, ये दोनों क्लियर हो गया। और ये दोनों में जो मतभेद हो रहा है वही मैं आपको बता चुका हूँ, सब तुम पहले ही बता दिया हूँ, इसलिए थोड़ा पढ़ने में मेरे को वो लग रहा है, क्योंकि इसमें अब टाइम वेस्ट होगा। सेम कंडीशन वही है, देख लेना आप लोग। ठीक है, कुछ अलग नहीं। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता। ये हुआ अभी हाल ही में, तो हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है, और इसी से हम लोग को ये भी पढ़ लेना है कि हमारा और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग का क्या संबंध है ना। तो ये अभी हुआ था, और ये ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था, कैनबरा में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता हुआ था। तो इसमें कुछ बात ये लोग बैठ करके बातचीत किए। क्या बातचीत किए, हमारे संबंध के लिए जरूरी है, उससे हमको ये भी पता चलेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में क्या चल रहा है ना। तो देख लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पे बात किया। एकदम टू द पॉइंट, सीधा सीधा हम लोग को जानना है बस मुख्य बिंदु क्या है इसमें। तो पहला ये लोग रक्षा सहयोग पे बात किए। दूसरा, भारत ने अपने जहाज निर्माण रख रखाव योजनाओं में ऑस्ट्रेलियाई सशस्त्र बलों के साथ सहयोग करने में सामर्थ्य और क्षमता के साथ भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमता पर भी प्रकाश डाला, यानी कि जहाज निर्माण से संबंधित बातचीत की ये लोग। तीसरा, हाइड्रोग्राफी समझौते में भी ये लोग, यहाँ पे भी ये लोग मतलब एक तरीके से इस पे भी बातचीत किए। ठीक है, एक तरीके से इस पे भी सम्मत हो गए। तो ये 3 वर्ड है, रक्षा सहयोग पे बात किए, जहाज निर्माण पे बात हुआ, और फिर हाइड्रोग्राफी, इस पे बात की। 3 चीजें हैं, इस पे ये लोग बात किए हैं। अब हम लोग ये इतना क्लियर हो गया कि उस दिन मिले तो क्या बात हुआ
अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा क्या संबंध है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा इसके मैप को तो समझना ही पड़ेगा हम लोग को। तो मैप देख लेते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है कैनबरा। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये हमारे जस्ट हम लोग, ये आप देखे होंगे भारत हमारे इधर है, उसी के पूर्वी क्षेत्र में है। यहाँ कहाँ पे है? ये इंडियन ओशियन में है। लेकिन इंडियन ओशियन जो है इसके पश्चिमी सीमा को टच करता है। पूर्वी क्षेत्र में आप जाएंगे तो ये इसका ये पैसिफिक सी आ जाता है, प्रशांत महासागर का क्षेत्र इधर आ जाता है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया के ये दक्षिणी क्षेत्र में है, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे आपको दिखेगा न्यूजीलैंड। ठीक है, और अगर न्यूजीलैंड के आप देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। ठीक है, तो ये हम लोग मैप में थोड़ा सा इसको देख लिए तो अब अच्छे से और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया का संबंध में एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कभी भी हम लोग जितने देश का भी संबंध पढ़ें, उन सब का एक लॉजिकल तरीका होता है पढ़ने समझने का। हम लोग कितने बारे में क्या क्या कितना कैसे याद रखेंगे, तो उसको हम लोग थोड़ा सा आसान करते हैं। उसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी या लॉजिकल स्टडी टाइप से जो बात करते हैं लोग, वही यही थोड़ा सा हम लोग उस पर ध्यान देंगे। आप लोग उसको समझेंगे और जान रहे हैं तो अच्छी बात है। किसी भी देश के बारे में भारत के साथ संबंध है तो उसको 3 और 4 पॉइंट ले लेना आप। क्या क्या? शुरुआत तो इतिहास से होगा। ठीक है, तो इतिहास। दूसरा, इतिहास के बाद से हम लोग का एक क्या होता है, व्यापार में होता है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे आर्थिक। ठीक है, आर्थिक संबंध हमारा उसके साथ कैसा है। तीसरा हम लोग ज्यादातर रखते हैं, क्या रखते हैं? रक्षा से संबंधित हम लोग का संबंध इसमें ज्यादा रहता है। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट, राजनीति जो संबंध है वो किस टाइप से। देखिए, इकोनॉमी के अंदर हर चीज आएगा ना, जितना व्यापार करते हैं, रक्षा के संबंध में हर चीज आ जाएगा। यहाँ पे आएगा राजनीतिक संबंध किस तरीके का है। राजनीतिक संबंध, ये पॉइंट बना लो हर एक देश के साथ और उसके बारे में एक एक दो पॉइंट लिखते रहो। एक पॉइंट उसका कुछ फैक्ट आ गया, जैसे मैं आपको आर्थिक स्थिति में पढ़ाता हूँ ना कि भारत का 9वें स्थान में ये देश है, 10वें स्थान पर ये जो है ये इंपॉर्टेंट देश है, पढ़ाता हूँ मैं आपको। ये 9वें नंबर पे जो है हमारा सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट करने वाला जो देश है। इस टाइप से एक एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट देगा, लेकिन ये तरीका होना चाहिए आपको अपना जो आंसर राइटिंग है या किसी भी चीज के लिए आंसर लिखना है तो उसका हर एक एरिया से आप बातों को बोलें। तो राजनीतिक हो गया। राजनीति के बाद से आप यहाँ पे देखते हैं कि अभी के समय में हमारे पास इन्वायरमेंट जो है एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो क्या बोल सकते हैं इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, या फिर सतत विकास से संबंधित क्या क्या एक दूसरे में एक जो है सोच रहे हैं वो लोग, या फिर एक दूसरे में क्या समझौता कर रहे हैं इससे संबंधित। ठीक है, जैसे हम लोग स्वच्छ ऊर्जा को लेकर के भी हर एक आजकल कंट्री में बात कर रहे हैं, तो स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक थोड़ा सा क्या है, एक मेन पॉइंट हो जाता है, जहां पे एक बार लास्ट में ये फोकस आना चाहिए एग्जामिनर के, जब आप आंसर लिखेंगे तो ये चीज होना चाहिए उसमें। इकोनॉमी, प्रकृति, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इतना पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन आपके दिमाग में ऐसा सेट हुआ ना, ये सेट कर लिए तो आपको बहुत आसान लगेगा। 2 पॉइंट इसके बारे में, 2 पॉइंट इसके बारे में, 2 पॉइंट इसका सबको 2-2 पॉइंट करके लिख लो। इसमें और कुछ एक पॉइंट अगर और जोड़ सकते तो आप जोड़ लेना। ठीक है, अगर कुछ विशेष उस देश के साथ है तो उसको भी आप जोड़ लेना, लेकिन ये आपको एकदम स्तंभ है, बेसिक है, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसके बारे में देखना है, तो इसमें हम लोग देखते हैं एकदम फटाफट। मैं आगे बढ़ता हूँ। 1940 में जो है सिडनी में यहाँ पे भारत के महावाणिज्यिक दूतावास, ये व्यापार का कार्यालय यहाँ पे बना। तब से हम लोग इस तरीके से यहाँ पे एक रिलेशन में धीरे धीरे आए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। ठीक है,
फिर 2014 में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया। और एक तरीके से हम लोग देखते हैं कि यूरेनियम जो है वो कहीं ना कहीं हर एक लोग इसमें देश विरोध करते हैं, उसके बाद भी हम लोग इसमें एक तरीके से समझौता इसके साथ किए, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से संबंध होगा। एक चीज और है, ऑस्ट्रेलिया, हर एक देश के कुछ ना कुछ अलग अलग राजनीतिक पहलू भी होते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसका चीन और ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई अच्छा संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमारे से और चीन का अच्छे से जमता नहीं है, ठीक है, अंदर की बात बता रहा हूँ। चलिए आगे रक्षा सहयोग में देखते हैं। तो पहली भारत ऑस्ट्रेलिया जो है 2+2 जो मंत्री स्तरीय जो वार्ता होता है ना, वो भी हमारे साथ होता है। और ये 2021 में सबसे फर्स्ट बार हुआ नई दिल्ली में। तो ये भी हमारे एक संबंध को बताता है रक्षा सहयोग के संबंध में। रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए जून 2020 में वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान यहाँ पे म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब जाकर के फिर ये सारी चीजें चालू हुई। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हम लोग को क्या दिखा रहा है कि रक्षा सहयोग में भी हमारा एक अच्छा संबंध है। आगे देखते हैं आर्थिक सहयोग कैसा है। तो आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, ये ECTA, यह एक दशक में विकसित देशों के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला मुक्त व्यापार समझौता है। पहला, फिर काफी इंपैक्ट डालेगा आंसर में, जो दिसंबर 2022 में लागू हुआ था। फिर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, भारत और ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ एक त्रिपक्षीय, कौन कौन है भारत ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ त्रिपक्षीय व्यवस्था में भागीदार है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को बढ़ाना चाहता है। फिर द्विपक्षीय व्यापार, ऑस्ट्रेलिया भारत जो है यहाँ पे 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और भारत जो है ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा। चलते हैं, फास्ट आगे बढ़ना है, आप लोग फोकस कर लीजिए। अब द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ये किस तरीके का है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है ये ऑसिनडेक्स के नाम से ये लोग एक दूसरे से अभ्यास जो करते हैं, नौसैनिक अभ्यास। बहुपक्षीय अभ्यास भी हम लोग करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया होता है प्लस इसमें और कौन कौन है, यहाँ पे जापान है, अमेरिका है ना। तो ये सब चीजें हैं, आगे देखते हैं, पहले हम इसे पूरा पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है अगस्त 2023 में मालाबार अभ्यास की मेजबानी करेगा, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका की भागीदारी होगी। तो ये भी एक दिख रहा है यहाँ पे कि बहुपक्षीय जो अभ्यास है उसमें भी हम लोग साथ में मिलकर के चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। और क्या कर रहे हैं, तो बहुपक्षीय सहयोग के अंतर्गत देख रहे हैं कि दोनों जो है क्वाड, कॉमनवेल्थ, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, आसियान क्षेत्र फोरम, जलवायु तथा स्वच्छ विकास पर एशिया प्रशांत साझेदारी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, ये सब इतने सारे जो यहाँ संगठन है सबके साथ में सदस्य बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में एक महत्वपूर्ण देश है, और जो यहाँ पे संगठन में भारत की सदस्यता का भी समर्थन करता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे संबंधों को बताता है ये सब चीज। देखिए एक यूनिक चीज है यहाँ पे, शिक्षा का क्षेत्र इस देश से संबंधित है, तो इसमें भी हम दोनों का एक सहयोग है, तो उसको देखते हैं। मार्च 2023 शैक्षिक योग्यता की पारंपरिक मान्यता के लिए सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच छात्रों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाएगा। डिकिन विश्वविद्यालय और वोलेंगोंग विश्वविद्यालय भारत में परिसर खोलने की योजना बना रहे हैं। 1 लाख से अधिक भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र विदेशी छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा समूह बनकर उभरा है। तो हम लोग बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में हम लोग शिक्षा के बारे में बात करेंगे ही, क्योंकि सोच लो कि यहाँ पे दूसरे लेवल पे हैं हम लोग, वहाँ इतनी जनसंख्या है स्टूडेंट की ऑस्ट्रेलिया में। स्वच्छ ऊर्जा सहयोग में क्या स्थिति है हमारी। वर्ष 2022 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर देशों ने ये अक्षय ना, ये यहाँ पे भी अक्षय है, तो अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों जैसे
अल्ट्रा लो कॉस्ट सौर एवं स्वच्छ हाइड्रोजन की लागत को न्यूनतम करने के लिए साथ काम करने पर भी यहाँ पे सहमति व्यक्त की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ये ISA के तहत प्रशांत महाद्वीपीय देशों में 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की थी और दोनों देशों ने 3 वर्ष की भारत ऑस्ट्रेलिया दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी के लिए 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने का भी वचन दिया। तो ये सब स्वच्छ ऊर्जा के रूप में दोनों लोग स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। देखिए इतना ही नहीं है, हम लोग के पास हर चीज पॉजिटिव ही नहीं है, कुछ यहाँ पे नेगेटिव बातें भी हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना है, जो कहीं ना कहीं हमारे संबंधों को बिगाड़ने में थोड़ा सा एक इनकी भूमिका दिखती है। तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में भी कि क्या चुनौतियां हैं दोनों देशों के बीच में। ऑस्ट्रेलिया में अडानी कोयला खदान परियोजना पर विवाद था, इसके कारण से यहाँ पे हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया जिससे दोनों देशों में आपसी संबंध में तनाव उत्पन्न हो गया। ऑस्ट्रेलिया में काम करने के इच्छुक भारतीय कामगारों और छात्रों के लिए वीजा प्रतिबंधों को लेकर के भी चिंता है। फिर खालिस्तान समर्थकों के द्वारा हाल ही में भारतीय व्यवसायियों और मंदिरों पर किए गए हमलों ने तनाव उत्पन्न कर दिया है। तो ये सब के कारणों से एक चुनौतियां भी है इसके संबंध में। एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है तो हम लोग प्रश्न को भी फटाफट देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान, USA। तो ये लोग जो है, ये लोग में से जो है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से कौन कौन इसमें से हैं, कौन कौन लोग इसमें से भागीदार हैं, इस तरीके से बात किया जा रहा है। तो आप अगर देख रहे हैं कि ये जो देश है आसियान देश हैं, देखेंगे इसमें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो ये लोग जो है यहाँ पे आसियान कंट्रीज के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से यहाँ पे देख रहे हैं कि आसियान कंट्री के अंतर्गत ये मुक्त व्यापार भागीदारों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसमें से ये एक हो गया, फिर चीन हो गया, फिर भारत हो गया, फिर जापान हो गया। तो ये लोग जो हैं इस सहयोग में है, मतलब कि ये तीसरा आएगा इसमें। मैं यहाँ पे आप समझ में आया आपको, ये आसियान कंट्रीज को बताया हूँ ना, इस कंट्री में चीन भारत नहीं दिख रहा तो ऐसा मत बोलना, ये आसियान कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे मैप में आपको एक अलग से बता दिया हूँ नॉलेज के लिए। इसके साथ कौन कौन व्यापार कर रहे हैं वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके साथ ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, चीन कर रहा है, भारत कर रहा है, जापान कर रहा है। ठीक है, अब आएगा साइबर अपराध। देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, यहाँ से मैं मेंस का आपको आंसर भी देने वाला हूं, तो आप उसको आंसर राइटिंग करेंगे, बिल्कुल भी हिचकना नहीं है, उसको आंसर राइटिंग करना ही है। तो देखिए बगल में ये सब भी लिखा हुआ ना, देखिए मैं क्या है ना पता, इसीलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इससे मतलब नहीं है, हम लोग को मैटर समझना है। अब देखिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन, मैं क्या सोचता हूँ कि आप ना जितना भी हमारे पास प्रश्न पत्र जो सिलेबस है ना उसको रट लो। मैं उस चीज का प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं उस स्टेप से कर नहीं पा रहा हूँ, बीच बीच में मैं करूंगा उसको। तो मेरा प्लान ये था ना कि मैं जितना सिलेबस है उसको बीच बीच में लेकर के आऊंगा, पूरा सिलेबस को एक बार अच्छे से बीच बीच में पढ़ाता रहूंगा। ऐसे करने से थोड़ा डिस्टर्ब होता है माइंड। तो फिर भी देख लीजिए, ये सामान्य अध्ययन 2 और 3 से ये संबंधित है, साइबर अपराध, तो इसलिए हम लोग को इसको पढ़ना जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये साइबर अपराध क्या है। तो देखिए इसको एक परिभाषा इस तरीके से बोला जाता है कि ऐसा अपराध के रूप में ये परिभाषित किया जाता है जो कि जिसमें कंप्यूटर अपराध का माध्यम होता है या फिर अपराध करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग होता है। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार जो साइबर अपराध है वो राज्य सूची के अंतर्गत है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे वर्ड हैं, उनको बार बार मैं उस तरीके से आपको नहीं बताऊंगा ना, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, मेरा हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं आप। इतना समय लग जा रहा है मेरे को इसको करने में ना, तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। इसमें अवैध और अनधिकृत गतिविधियां शामिल हैं जो विभिन्न प्रकार के अपराध करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती हैं। साइबर अपराध में अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह व्यक्तियों, संगठनों के साथ साथ सरकारों को भी प्रभावित कर सकता है। तो इस तरीके के हम लोग एक तरीके समझ गए कि साइबर अपराध क्या है, कैसे है ये।
अब हम लोग इसके प्रकार को भी थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है कि इधर से कुछ ना कुछ ऐसा प्रश्न आता ही है, तो उसमें आप ये सब चीज़ों को लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ जाइए कि जो ये साइबर अपराध जो है ये एक आर्टिकल था ना, तो मैं इसको इस तरीके से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो जब प्रकार के बारे में कोई भी ऐसी बातें की जाए तो आप इसको अच्छे से समझा सकें, बता सकें, ध्यान रखिएगा। पहला प्रकार यहाँ पे देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। ये किस प्रकार का है? इसका प्रयोग किसी ऑनलाइन सेवा को अनुपलब्ध बनाने और विभिन्न स्रोतों से वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक के माध्यम से नेटवर्क को बाधित करने के लिए किया जाता है। दूसरा है बॉटनेट। यह कंप्यूटर का एक ऐसा नेटवर्क है जिसे दूर बैठे हैकर्स के द्वारा बाह्य रूप से नियंत्रित किया जाता है और रिमोट हैकर्स या तो इस यहाँ पे स्पैम भेजते हैं या फिर उनको बॉटनेट के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों पर हमला करते हैं। तो ये बॉटनेट एक प्रकार हो गया ये भी। फिर पहचान की चोरी करना। यह साइबर अपराध तब होता है जब कोई अपराधी किसी उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत या गोपनीय जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर लेता है और जिसके परिणाम स्वरूप वह मतलब उसकी प्रतिष्ठा को जो है वो धूमिल करने का इस तरीके से धूमिल करने का प्रयास करता है या उससे फिरौती मांगता है, पैसा मांगता है। फिर आता है साइबर स्टॉकिंग। ये क्या है? ये इस प्रकार के जो साइबर अपराध में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल होता है जहां पे उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः साइबर स्टॉक किसी उपयोगकर्ता को डराने के लिए सोशल मीडिया, वेबसाइट और सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके की जो है वो साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। ठीक है। फिशिंग, ये भी एक प्रकार है। यह एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है जिसका उपयोग अक्सर उपयोगकर्ता का डेटा चुराने के लिए किया जाता है, जिसमें लॉगिन क्रेडेंशियल और क्रेडिट नंबर, ये सारी चीजें, क्रेडिट कार्ड नंबर इसमें शामिल हैं। ऐसा तब होता है जब एक हमलावर एक विश्वसनीय संस्था के रूप में किसी पीड़ित को ईमेल, त्वरित संदेश या टेक्स्ट संदेश के माध्यम से धोखा देता है। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं फिशिंग होती हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड नहीं, 1 मिनट में, हम लोग हर कोई ये जो इस तरीके का जो साइबर अपराध जो है, मतलब साइबर के एक नेगेटिव जो अपराध जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोग लगातार, हम लोग भी हर दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है। देखिए कैसे होता है। जब आप गूगल में किसी चीज को सर्च करते हैं तो आपको बीच में ऐसे बबल्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें एडवर्टाइजमेंट दिखता है। ठीक है। वो सब एडवर्टाइजमेंट इसी के अंतर्गत आ गया। लगातार आपको कुछ ना कुछ मेल आ रहा है, ईमेल आ रहा है, मैसेज आता है कि इसको टच करें, आप इतना रुपए जीत गए हैं, उतना रुपए जीत गए हैं। वो सब इसी के अंतर्गत आ रहा है। वो सब है। समझ में आ गया आपको? वो सारे जो है ना, वो सब फिशिंग के और जितने अभी साइबर के प्रकार जो बताया, साइबर अपराध के प्रकार जो बताया, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। वो हम हर कोई अभी झेल रहे हैं उस चीज से। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इससे निपटने के लिए क्या क्या ऐसा उपाय है। तो साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान, हम लोग नॉर्मली जान रहे हैं, हम लोग जितना ज्यादा जागरूक रहेंगे, हम लोग को कोई ऐसा मैसेज में लिंक आ रहा है, बोल रहा है कि आप 10 करोड़ रुपए जीत गए हैं, कैसे जीत जाएंगे 10 करोड़ रुपए? हाँ, आजकल लोग को क्या स्थिति आप देख रहे हैं पैसे को लेकर के, बेरोजगारी, और कोई कंपनी आपको इतना रुपया देने के लिए आपको अलग से मैसेज कर रहा है। आप खुद सोचिए। तो आप ऐसा सोचते हैं तो आप जागरूक हो गए हैं, फिर आप क्या करेंगे? उस लिंक को क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है। उस चीज को ब्लॉक करेंगे। कॉल आते हैं, आपको यहाँ जॉब लग रहा है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, चाहे आप ये जीत गए हैं। हाँ, कई लोग ऐसे मेरे सामने भी इस तरीके का हुआ है कि आपको जो है 299 रुपए का ऑफर है, उस चक्कर में वो लोग 299 का, वो खुद अगला आदमी भेजा मैसेज रिक्वेस्ट का, वो इधर से नंबर डाल दिया है पैसे के चक्कर में 299 रुपए का, और उसके कारण से फिर यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गया, अगले का अकाउंट से पैसा चला गया। उस पैसे को वापस लाने के लिए फिर अगला आदमी जो है वो फिर यहाँ पे बोलता है कि अब वो जो पैसा है वो और एक्स्ट्रा हो करके आएगा, तो उसके लिए फिर कीजिए। अब ये लाने के लिए फिर किया, ऐसे करते करते बहुत पैसा अगले का चला गया।
ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वही सब है, तो जागरूक होना जरूरी है। फिर आता है यहाँ पे साइबर बीमा। बीमा का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो है सरकार ये एक चीज ये भी एक करना चाहिए कि लोगों को पूरा सुरक्षा दे, एक बीमा तरीके से इसमें भी हो, क्योंकि देखिए ऑनलाइन चीजें हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर में किसी का पैसा चला गया तो हमारे पास एक अधिकार हो कि हम लोग इसका कुछ ना कुछ ऐसा बीमा, जैसे आप हर एक चीजों का इंश्योरेंस कराते हैं, वैसे ही हमारा ये साइबर तरीके से इसका भी एक बीमा हो, जिसमें हमारे जो हमारा नुकसान हो उसका हम लोग भरपाई कर पाए। तो इस तरीके का भी हम लोग एक उपाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। डेटा संरक्षण कानून, तो इस तरीके का एक डेटा संरक्षण कानून भी हम लोग को बनाना चाहिए। देखिए यहाँ पे डेटा को नई मुद्रा भी कहा जाता है, इसलिए भारत में एक सख्त डेटा सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। इस संदर्भ में यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन और भारत व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 सही दिशा में उठाए गए एक कदम है। तो ये हम लोग भी किए हैं और करना भी चाहिए, उपाय के अंतर्गत ये मैं बातें बोल रहा हूँ। फिर यहाँ पे आता है सहयोगात्मक त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र। इसमें ये बोला जा रहा है कि सभी लोग क्या करें, एक दूसरे को मतलब एक तरीके से सहयोग करके चले, एक तंत्र बनाए, एक मतलब एक संगठन तरीके का बनाए और सभी लोग एक साथ मिल करके इसके लिए लड़ें, आगे बढ़ें, खतरे से बचने के लिए काम करें। तो ये सभी बातें हम लोग उपाय के अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, जो जो टेक्निकल बात होगा मैं उसको आपको बताऊंगा, नहीं तो बाकी आपको नॉर्मली समझा दूंगा। यहाँ पे अब हम लोग को थोड़ा सा समझना है कि सरकार के द्वारा जो है हमारे भारत के अंतर्गत जो है भारत की सरकार जो है वो अभी क्या काम कर रही है साइबर अपराध को रोकने के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का स्थापना किया गया है। यह केंद्र पूरे देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के प्रयास का समन्वय करता है। दूसरा, राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला ये भी बनाया गया है। यह ऑनलाइन या और ऑफलाइन दोनों तरीकों के से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के जांच अधिकारियों को प्रारंभिक चरण में साइबर फॉरेंसिक सहायता प्रदान करता है ना। जैसे कहीं भी कोई भी ऐसा जो नहीं होता है, किसी के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग पूछते हैं फोन करके साइबर अथॉरिटी में कि इसका लोकेशन चाहे जो भी ऐसा कुछ भी जानकारी जो है मिले उससे, वो सब काम। फिर यहाँ पे आता है साइट्रेन पोर्टल एक बनाया गया है, साइट्रेन पोर्टल ये बनाया गया है। इसमें साइबर अपराध जांच, फॉरेंसिक और अभियोजन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से पुलिस अधिकारियों एवं न्यायिक अधिकारियों और तथा अभियोजकों की क्षमता निर्माण हेतु एक विशाल ओपन ऑनलाइन यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है पाठ्यक्रम मंच बनाया गया है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार का चीजें हैं, इसको याद रखिएगा सबको, तभी आप आंसर लिख पाएंगे अच्छे से। देखिए आगे, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। ठीक है, एक ऐसा मंच है जहां पर जनता साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट कर सकती है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर नागरिक वित्तीय साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली ये भी बनाया गया है। यह वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और यहाँ पे टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता हेतु एक प्रणाली। तो सबका एक एक पॉइंट खासियत है, उसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है ना, मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट है। देखिए आप आज का जो प्रश्न है आपके लिए ये प्रश्न है, आपको इसका आंसर राइटिंग करना है। बढ़ते साइबर अपराध के संदर्भ में डेटा संरक्षण से संबंधित चुनौतियों और सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का विश्लेषण कीजिए 250 शब्द में। देखिए मैं ना इसको बंद कर दूंगा, अगर आप लोग इस चीज के संबंध में तो कुछ मैसेज करके कमेंट कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आप लोग इसका आंसर राइटिंग करके ग्रुप में भेजिए। ठीक है, नहीं तो मैं इस तरीके से मेहनत जो कर रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और दूसरा चीज, आप लोग ना इस चीज के लिए हिचको मत, क्योंकि देखिए कुछ भी चीज जो है ना शुरुआत होता है ना, तो शुरुआत में हर चीज गलत से शुरुआत होता है, गलती होगा, कुछ गिरेंगे
फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, लगातार ऐसे धीरे धीरे करके चलते सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, लोग वहाँ कमेंट करेंगे ना तो आपको उससे सीखने को मिलेगा, चाहे वो कोई नेगेटिव कमेंट करे, चाहे कुछ भी कमेंट करे। कोई कमेंट नहीं करता है ना, उससे भी सीखने को मिलता है। आपको कोई कुछ कमेंट नहीं कर रहा, आप आंसर राइटिंग लिख के रोज देते रहो, रोज उसमें डालते रहो, आपको खुद अपने आप सीरियसनेस आ जाएगा। आप एक निर्णय लो कि मेरे को एक आंसर राइटिंग करना है, आप लोग कर भी रहे होंगे तो उसको यहाँ पे दिखाओ, आपको उससे एक मोटिवेशन आता है अंदर से। ठीक है, एक जैसे वो जो डर रहता है अंदर का, वो सब डर खत्म होता है। ये सब चीजों को फेस करना जरूरी है। ठीक है ना। तो आप लोग आंसर राइटिंग इसका करेंगे। देखिए एकदम आसान भाषा में मैं ये आपको दिया हूँ, जो मैं अभी आपको पढ़ाया हूँ वही चीज आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब ये आखिरी ये हमारा न्यूज है, इसको हम लोग को देखना है। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन जो अभी हमारा जो स्टडी चल रहा है वो काफ़ी आगे हाई लेवल तक बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो उस क्षेत्र में कुछ रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट को हम लोग को समझना है कि वो कहीं ना कहीं जो है ना एक तरीके से हम लोग को एक नेगेटिव इफेक्ट भी कर रहा है। तो ये जो रिपोर्ट आया है ना यूनेस्को के द्वारा, तो ये रिपोर्ट में कुछ कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग को याद रखना है, जो कभी भी हमारे ऑनलाइन ई लर्निंग के क्षेत्र में अगर हमारे से प्रश्न पूछा जाए तो हम लोग वहाँ पे जरूर इसको ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अब हमारे प्रश्नों का प्रकृति बदलेगा, क्योंकि हमारा जो है दैनिक दिनचर्या भी अलग से बदल रहा है ना। और ये देखिए हमारे सामान्य अध्ययन पेपर 2 के अंतर्गत ये शिक्षा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य संबंधित है। देखिए क्या है ये, इसका नाम क्या है, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023। ये यूनेस्को के द्वारा निकाला जाता है। देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 जारी की। इसमें शीर्षक क्या था, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी कि कहीं ना कहीं पढ़ाई में अब क्या आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है। तो अब उस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं इसको, इस रिपोर्ट से समझेंगे कि अभी क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो एजुकेशन ने यहाँ पे उन स्कूलों को स्मार्टफोन पर प्रतिबंध का समर्थन किया है जहां प्रौद्योगिकी एकीकरण से सीखने में सुधार नहीं होता है। यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि हम लोग आजकल जितना ज़्यादा अभी स्मार्टफोन का यूज करके सीखने में जो लगा रहे हैं हम लोग, जो जैसे होता है ना हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बच्चे और जो जिस तरीके से अभी सीख रहे हैं वो लोग स्कूली जो बच्चे हैं उन पे एक नेगेटिव प्रभाव भी पड़ रहा है। आप लोग भी व्यवहारिक तरीके से इस चीज़ को देख रहे होंगे कि ये एक स्टडी थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, और वही चीज़ जब बच्चे क्लासरूम में जाकर के पढ़ते हैं स्कूल में, वो अलग होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ खास रिपोर्ट यहाँ पे लेकर के आया गया है, और कोविड के समय का जो स्थिति है उसका भी रिपोर्ट आया है। तो काफी अच्छा इसमें पॉइंट है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ये काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देखिए पहला, स्मार्टफोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु तर्क। तो इस रिपोर्ट में एक ये भी बोला गया है कि कहीं ना कहीं हमारे को स्मार्टफोन जो है उसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए बच्चे लोगों के लिए। क्यों ऐसा बोला गया है, तो इसके पीछे तर्क क्या है हम लोग देखते हैं। इस रिपोर्ट में जो है ना, रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 14 देशों में केवल मोबाइल डिवाइस से यहाँ पे निकटता के कारण से छात्रों का ध्यान भटकता है और सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर भी 4 में से एक से भी स्कूल में, मतलब किसी भी स्कूल में जो है स्मार्टफोन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया इसके उपयोग पर, जबकि इतनी बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट आया हुआ है, रिपोर्ट के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे लिखा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये रिपोर्ट को आप यूज कर सकते हैं जब भी आपको डिजिटल तरीके से लर्निंग में अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखने को आए तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं इसको। इनसे 2 से 17 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिससे पता चला कि अधिक समय तक स्क्रीन देखना खराब स्वास्थ्य, कम जिज्ञासा, आत्मनियंत्रण, भावनात्मक स्थिरता,
उच्च चिंता एवं अवसाद जैसी ये सब जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, ये सामने में आती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये स्वास्थ्य में भी हानिकारक है, ये रिपोर्ट के अंतर्गत निकल के आया है। ठीक है, अब आगे देखिए, पहुंच में असमानता, ये भी एक अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आया। कैसे, ये क्या बोलना चाह रहा है इस रिपोर्ट के अंतर्गत कि देखिए, जब ऑनलाइन स्टडी चल रहा था कोविड के समय में, तो आप खुद सोचिए कि जो बच्चे आर्थिक रूप से अच्छे हैं, अच्छे स्थिति में हैं, उनका जो स्थिति अच्छा है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो है वो मतलब उनके पास हर चीज़ है, अच्छा व्यवस्था है, स्मार्टफोन है घर में, तो वो लोग ऑनलाइन पढ़ लेंगे। एक 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 जो मतलब एक ऐसा भी स्थिति है, मतलब यहाँ पे एक समूह ऐसा भी है जो बहुत गरीब है, वो लोग के पास वो उस तरीके का इतनी जो व्यवस्थाएं नहीं है, उनके पास अच्छा स्मार्टफोन नहीं है या फिर स्मार्टफोन ही नहीं है। तो अब इन दोनों को पढ़ाई में गैप आ गया है बीच में, कोविड-19 जितना देर तक चला, जितना साल तक चला है ना। तो यही बताया जा रहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन सीखने की ओर तेजी से बदलाव के कारण दुनिया भर में कम से कम आधे अरब छात्र जो है यहाँ पे वंचित रह गए, जिसका सबसे गरीबी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, डिजिटल प्रौद्योगिकी का सीमित अनुकूलन, ये भी एक पॉइंट है। इस पे देखिए कि तकनीकी परिवर्तन की तेज गति शिक्षा प्रणालियों को अनुकूलित करने के लिए दबाव डालती है। डिजिटल साक्षरता और आलोचनात्मक विचार कौशल विशेष रूप से जनरेटिव एआई के विकास के साथ महत्वपूर्ण है। तो एक अनुकूल भी बनाना यहाँ पे जरूरी है, वो चीजें यहाँ पे बताई जा रही है इसमें। देखिए, डेटा प्राइवेसी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों का एक डेटा उजागर किया जा रहा है लगातार। अब इस रिपोर्ट में आया हुआ है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उजागर किया जा रहा है, फिर भी केवल 16% देश जो है वो कानून के द्वारा शिक्षा में डेटा गोपनीयता की स्पष्ट जो है गारंटी देते हैं। तो आजकल जो है बहुत सारी चीज़ों में जो अपना बच्चे लोगों का हर एक जानकारी ले ले रहे हैं, लेकिन उसका गोपनीयता नहीं है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे केवल 16% तक के लोग, है ना। तो ये सब चीजें क्या है कि हम लोग को इसके बारे में भी विचार करना है, ये रिपोर्ट से निकल के आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखिए, वो चीज हम लोग समझ में आ गया। तो यूनेस्को अब ये रिपोर्ट निकाल करके लेकर के आया है, तो हम लोग थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में भी पढ़ लेते हैं। लास्ट ही बस खत्म हो गया उसके बाद से। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का एक सदस्य भी है। यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको, ये यहाँ पे आएगा। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं संगठनों के इस समूह का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है और एवं विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। 194 सदस्य और 12 जो सहयोगी इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा जो है लगातार जितना भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे, सभी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। आंसर राइटिंग जरूर करेंगे, ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।